वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की जिनके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। इनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि उनके Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पास्ट में 10x रिटर्न्स दिए। इनका रिटर्न हमेशा से बहुत अच्छा रहा है एंड बहुत लोगों का ये कहना है कि इतना करेक्शन अगर आया है या फिर जिसमें से एक कंपनी का बहुत हेल्दी करेक्शन आया है तो इन कंपनीज को भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या वो करंट लेवल्स पे ओवर वैल्यूड है कि नहीं, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली होम ग्रोन कंपनी है जिसका मेनली सारा जो फंक्शन है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के गुड्स में है। मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं, लाइटिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो ये कंपनी वाज अ डार्लिंग ऑफ इन्वेस्टर्स क्योंकि इसने कोविड के टाइम्स में रिटर्न ही इतने अच्छे दिए थे। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें, ऑलमोस्ट 600 रुपीज का स्टॉक प्राइस था, 600-700 के रेंज में था स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड अप्रैल 2020। वहां से वो 1.5 साल में ऑलमोस्ट 6000 तक चला गया। अभी करेक्शन आने के बाद इट हैज करेक्टेड टू ऑलमोस्ट 40-50% फ्रॉम दोज हाइज एंड ऑब्वियसली यहाँ पर टर्नओवर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी रही है। तो मेरे साथ है श्रेणिक, हम श्रेणिक के साथ एनालाइज करेंगे कि ये कंपनी का रिजल्ट Q3 में कैसा रहा था। सो श्रेणिक, नंबर्स काफी बुरे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर डिक्सॉन। सो तुम्हारा असेसमेंट क्या है इस कंपनी का? देखो, एक लो मार्जिन बिजनेस है तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट पे जितनी ग्रोथ है वही कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ दिला सकती है। तो उस टर्म्स में अगर कंपनी का कोई भी क्वार्टर अगर खराब जाता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पे। तो अगर हम लास्ट ईयर का अगर टर्नओवर देखते हैं तो 10,700 करोड़ का आसपास कंपनी ने टर्नओवर किया एंड कंपनी ने गाइडेंस दिया कि वो 15,000 करोड़ का मतलब टर्नओवर करेंगे फॉर द FY23। लेकिन उसके बाद कंपनी ने ऐसा हो गया कि कंपनी ने ओवर प्रॉमिस कर दिया। वो कुछ इनके इंटरनल इश्यूज के वजह से मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो अभी तक के रैशनलाइज नहीं हो पाए। तो उसके वजह से कंपनी वो टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही है। तो उस वजह से कंपनी ने अपने करंट गाइडेंस को तो कम किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि जो नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस है या जो नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू टारगेट्स है वो भी कम हो सकते हैं। तो इस वजह से स्टॉक प्राइसेस में एक ही दिन में काफी बड़ा करेक्शन देखने मिला था। राइट, एंड आई थिंक हमने ये ट्रेंड बहुत देखा है कि जहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस किया है एंड डिलीवर नहीं हो पाया। फार्मा में तो ये ट्रेंड काफी प्रॉमिसिंग काफी ज्यादा दिखा था कि मैनेजमेंट जो है वो अपने एस्टिमेट्स मीट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अगर हम डिक्सॉन की बात करें देन अगर हम मार्च 19 के टर्नओवर की बात करते हैं इट वाज 2,900 करोड़। मार्च 20 में दैट वेंट अप टू 4,400 करोड़। मार्च 21 में 6,400 करोड़ एंड मार्च 2022 में 10,600 करोड़। सो वी कैन सी कि जिस रेट पे ये कंपनी ग्रो कर रही थी ये ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी। सो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे जब किसी क्वार्टर में कंपनी रिपोर्ट करती है कि उनके ईयर ऑन ईयर सेल्स 22% से कम हो गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 38% से कम हो गए, तो ये बहुत नेचुरल है कि रिएक्शन बहुत बुरा होगा स्टॉक मार्केट में। एंड हमने वही देखा था करेक्शन जब आया। यस। एंड अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें, मार्जिन्स ऑलरेडी काफी वेफर थिन मार्जिन्स पे बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्क काफी पड़ा ही था। एंड श्रेणिक, एक मैनेजमेंट का भी ये कहना था कि दिवाली इस बार थोड़ी जल्दी आई थी 2022 में, इस वजह से काफी फर्क पड़ा है उनके सेल्स में। तो ये किस तरह का असेसमेंट था इसका? मतलब ओवरऑल अगर आप काफ़ी सारे सेगमेंट्स की बात करो, मतलब मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ये देखने को मिल रहा है कि जो प्री दिवाली पीरियड था और जो एक्सटेंडेड मानसून से उसके वजह से इनके बिजनेसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। तो डिमांड फ्रंट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब कंपनी को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। रेवेन्यूज उतने जनरेट नहीं हो रहे जितने रन रेट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग है एनालाइज करने में कि कैसे कई बार फेस्टिव सीजन कब आ रहा है उस पे फर्क पड़ता है नंबर्स पे। सो हमने वही देखा था कि 2022 में फेस्टिव सीजन थोड़ा सा अर्ली था तो Q3 उतना अच्छा नहीं रहा कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के डिविजन्स की बात करें देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो ऑलमोस्ट 35 to 40% कंट्रीब्यूट करता है उनके रेवेन्यू का, वहां पे वॉल्यूम 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। फेस्टिव सीजन अगेन उन्होंने जो रीजन दिया था उसका। मोबाइल डिवीजन में जो विच इज आल्सो अ वेरी बिग डिवीजन, वहां पे भी नंबर्स काफी बुरे रहे। सो मेन तो मोबाइल डिवीजन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो गाइडेंस भी अगर कंपनी ने कम करी है तो उसमें काफी बड़ा हाथ तक मोबाइल डिवीजन का। तो मोबाइल डिवीजन में जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे कंपनी के की कस्टमर्स के साथ, तो
कंपनी क्या करती है, वो साल भर पहले ही एक एस्टिमेट ले लेती है कि आप लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो वगैरह, तो उस हिसाब से कंपनी अपना एक प्लान आउट करती है। लेकिन ऐसा हुआ कि जो ग्लोबल सिनेरियो अगर हम मोबाइल बिजनेसेस के देखेंगे तो एक डाउन टर्न दिख रहा है। इंडियन लेवल पे तो है ही ये डाउन ट्रेंड, लेकिन ग्लोबली भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो मोबाइल में ये जो कस्टमर था उसने अपने रेवेन्यूज, मतलब उसने ऑर्डर्स कम दिए, तो उस वजह से रेवेन्यू तो इम्पैक्ट हुआ। लेकिन एक देखने की बात ये है कि जो कस्टमर ने अपने लोकल डिमांड के लिए जो ऑर्डर्स उन्होंने बताए थे, जो उन्होंने प्लान लेआउट किया था, वो उस पर 100% मीटअप कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो यूनिट्स थे वहाँ पे उन्होंने कट शॉर्ट किया है। सो अभी एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि अभी इतना करेक्ट हो गया है शेयर, हमेशा से ग्रोथ अच्छी रही है, कंपनी भी थोड़ा गाइडेंस दे रही है कि आगे चल के रेवेन्यू थोड़ा और नॉर्मलाइज हो जाएगा, ग्रोथ विल बी बैक, तो ये शेयर लेना चाहिए या नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन दैट एवरीबडी विल हैव ऑन देयर माइंड्स। सो श्रेणिक, व्हाट डू यू पर्सनली थिंक कि ग्रोथ वापस आएगी जो केपेक्स प्लान कंपनी बता रही है एंड जो एस्टिमेट्स उनके हैं? हाँ, तो केपेक्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बताया कि उनके पास नई की केपेक्स भी पाइपलाइन में और साथ ही साथ कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स है जो उनके पाइपलाइन में। सो करंट अगर हम कॉन कॉल में अगर कंपनी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो वो बता रहे थे कि देयर आर मल्टीपल लार्ज प्रोजेक्ट्स जो कंपनी को एडिशनल रेवेन्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग स्केल ऑफ रेवेन्यू। तो अगर कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द से जल्द उसको फ्रुक्टिफाई कर सके तो उसके बेनिफिट्स शेयर प्राइस के टर्म्स में भी दिखने लगेंगे। राइट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, हमने जैसे कि अभी देखा कि कंपनी ने बोला कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे लेकिन वो नंबर्स उतने नहीं आए। ये एक इशू हमेशा से रहेगा। मतलब ये पहले भी था और आगे जाके भी इस इशू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। राइट, बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू बाकी जो डिमांड आ रही है उनके कस्टमर से उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, rather than कंपनी क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर इटसेल्फ, राइट? यस, एंड इवन नाउ आफ्टर सच अ हेल्दी करेक्शन हम देख रहे हैं कि अभी भी वैल्यूएशन कंपनी का ऑलमोस्ट 70 के पी पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एस्टिमेशन या फिर जो ग्रोथ उन्होंने बताई है वो उनके लिए अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वैल्यूएशंस और भी ट्रिम हो सकते हैं। सो यस, आई मीन 70 का अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है देन ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी सारे जो उनके ग्रोथ गाइडेंसेस है वो इन लाइन रखे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज इनको मीट नहीं कर पा रहे। सो एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत कॉशियस रहना है कि जब भी मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दे रही है तो हमें इसका बहुत बारीकी से एनालिसिस करना पड़ेगा कि जिस वैल्यूएशंस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है एंड जिस टाइप का ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन या फिर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन जो भी हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा उसके हिसाब से वो अचीवेबल है या नहीं। अगर वो अचीव नहीं होता है देन ऑब्वियसली वी माइट एंड अप पेइंग अ लॉट राइट नाउ एंड वो शायद आगे चलिए और करेक्शन हो जाए। सो दैट वाज इट अबाउट डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिनका रिजल्ट काफी अपोजिट रहा टू डिक्सॉन, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी ग्रोथ पोस्ट किया एंड दैट इज एपीएल अपोलो। अब एपीएल अपोलो की अगर हम बात करें देन स्ट्रक्चरल ट्यूब मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी जिसका 55% मार्केट शेयर है एंड ये काफी इंक्रीज भी हुआ है। 32% था FY18 में, वहां से ऑलमोस्ट 55% हो गया। सो ये भी एक और स्टॉक है जो एक बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एंड इन्होंने काफी रेयरिटी रही है कि ये Q3 का रिजल्ट इनके लिए काफी अच्छा रहा है। बहुत मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हम देख रहे हैं इस सेक्टर में या फिर जो कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेसेस है वहां पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन एपीएल अपोलो का जो ग्रोथ मोमेंटम था वो इस क्वार्टर में भी काफी स्ट्रांग रहा। सो श्रेणिक, अगेन Q3 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें देन बहुत ही अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है यहाँ पे, राइट? यस, 50% वाई वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आ रही है, बिकॉज अगेन इट्स अ कमोडिटी बिजनेस और ये भी एक पेपर थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के दो कैटेगरीज में अगर हम प्रोडक्ट्स को डिवाइड करें, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिनके मार्जिन्स बेटर होते हैं कंपेयर टू द डायरेक्टली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स में 95% का वॉल्यूम जंप दिखा है। तो ऐसा उस वजह से ना कंपनी के एबिटा पर टन जो है वो ओवरऑल बेसिस पे कम हो गया। सो रिसेंटली कंपनी ने अपना एक नया प्लांट जो कि रायपुर में सिचुएटेड है वो
ऑपरेशनल किया है तो कंपनी यहाँ से 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और ये तीनों भी वैल्यू एडेड कैटेगरीज में है। तो अभी अगर हम करंटली देखें तो ये रायपुर प्लांट की जो एडिशनल वॉल्यूम्स है ये एक रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट ये भी बता रही है कि जो उनका टारगेट है कि रायपुर से जो EBITDA पर टन निकलना चाहिए दैट शुड बी इंक्रीजिंग इन द नेक्स्ट 2 अगर हम APL अपोलो के मार्जिन्स की बात करें देन सबसे पहले बात मैंने जब रिजल्ट देखा तब यही दिखा था कि EBITDA पर टन जो है वो कम हो गया है। तो ये देख के फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था कि शायद कमोडिटाइज बिजनेस है, उसका नेचर ही ऐसा है जो स्टील के प्राइसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए शायद होगा। ये कई बाय सम मींस ये ट्रू भी है, लेकिन एक और चीज जो बहुत जरूरी है एनालाइज करना है इसकी उनके प्रोडक्ट का मिक्स कैसा है। सो उनके बेसिकली जो लेस मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है उनका अगर मिक्स ज्यादा रहा तो उनका पर टन EBITDA मार्जिन कम रहता है, राइट। तो अगर हम 2 क्वार्टर्स की बात करें Q3 FY23 और Q3 FY22 तो जो लो मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स है तो उनका शेयर 35% से बढ़ के आ गया 44% पे, राइट। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, उस सेगमेंट में। तो ऐसा नहीं कि जो बाकी सेगमेंट्स है वहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इट्स जस्ट कि वो वाला कम मार्जिन वाला सेगमेंट थोड़ा ज्यादा ग्रो किया है ओवरऑल कंपनी के हिसाब से, राइट। लेकिन एक चीज ये भी देखनी है कि रायपुर प्लांट अभी इसी क्वार्टर में थोड़ा सा ऑपरेशनल हुआ है। ये प्लांट मैच्योर होगा, प्लस साथ ही साथ कंपनी की जो दुबई वाली और कोलकाता वाली फैसिलिटीज है ये जब कंपनी के इनके प्रोडक्शन चालू हो जाएंगे तो यहाँ से EBITDA और बढ़ सकता है। एंड मैनेजमेंट ने भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है कि वो 5000 पर टन के EBITDA को एक एवरेज लेवल मानते हैं। एंड करेंटली अगर हम देखें तो 4500 के रेंज में EBITDA पर टन रहा है इस क्वार्टर में। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस भी नहीं कर रही है, बट दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट ऑप्टिमिज्म, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज मुझे APL अपोलो के बारे में लगती है कि पास्ट में भी मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंसेस दिए हैं वो कंपनी ने फुलफिल किए। सो बहुत हद तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है कि शायद उनका ये गाइडेंस भी रहेगा। उनके ऑब्वियसली 2024-25 के भी जो गाइडेंसेस है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो ऐसे बिजनेस में किस तरह से ग्रो करेंगे। मार्केट शेयर बहुत हेल्दीली इंक्रीज हुआ है। सो अगर हम बात करें कि ये स्टॉक अभी लेना चाहिए या नहीं, यही क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। करंटली कंपनी का पी जो है दैट इज समवेयर अराउंड 55। सो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो उन पे मीट करे, राइट। इस कंपनी का भी जैसे आपने भी बताया कि काफी ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस है। कंपनी जो अगर हम कैपेसिटी टर्म्स में ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है जो 3.6 मिलियन टन पर एनम की है, कंपनी बाय FY25 उसको टारगेट कर रही है कि वो 5 मिलियन टन पे चले जाए। और रिसेंटली हमने देखा कि जो रायपुर से एडिशनल फैसिलिटी आई है तो उसने कंपनी की कैपेसिटी को 2.6 से 3.6 पे लेके गए। तो मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कंपनी डबल कैसे कर पाएगी अपनी कैपेसिटीज, बट दे हैव अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। और उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम की गाइडेंस देखें तो 2025 में कंपनी का टारगेट है कि वो 4 मिलियन टन के वॉल्यूम्स को अचीव करे। और जिस तरह का अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं एंड एडिशनल जो अगर फैसिलिटीज से डिमांड अगर कंपनी क्रिएट कर पा रही है, तो जैसा वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म है। लेकिन एक और चीज रहेगी कि जो एडिशनल फैसिलिटीज है क्या वो उधर वहां से आउटपुट तो जनरेट हो रहा है लेकिन उतना डिमांड है क्या। और ये एक सेगमेंट है जो काफी नीश है और काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब स्टील पाइप से स्ट्रक्चर्स बनाना। सो वो कितना मतलब लोगों को कितना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर हम इंडियन इंडस्ट्री में बात करें तो इंडिया का मतलब स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से हम ग्लोबल एवरेज में स्ट्रक्चरल पाइप्स के हिसाब से मतलब ग्लोबल एवरेज के 30 to 40% के रेंज में चल रहा है। तो अगर वहां से ग्रोथ आ रही है प्लस कंपनी की जो सप्लाइंग कैपेसिटीज है वो भी बढ़ रही है एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल देन ये पी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो सकते हैं। बट वही है कि अगर हम इसको अगर कहीं ना कहीं ये डिक्सॉन जैसा केस बन जाता है तो काफी ज्यादा परेशानी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। राइट। सो लुकिंग एट द वैल्यूएशंस मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क हो सकता है काफी। अल्दो मुझे
ये पर्सनली लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों कंपनीज काफी अच्छा ग्रो करती है एंड आई थिंक श्रेणिक यू विल आल्सो एग्री विद दैट, राइट? यस, मतलब हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। अगर हम डिक्सॉन की भी बात करें तो उनकी ग्रोथ नंबर्स उनकी हिस्ट्री शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस है, डाउन टर्न्स अप टर्न्स आते ही है, राइट। बट लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो दिस टू स्टॉक शुड बी इन द रेडार ऑफ द इन्वेस्टर्स। So on that note, we'll end this discussion. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आपको पता चला होगा Q3 एनालिसिस ऑफ APL Apollo एंड Dixon टेक्नोलॉजीज। हमारा चैनल फॉलो कीजिए एंड ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।